Hello everyone, welcome you all in this BHU 2016, 15 and 14 EMT and Thermodynamics paper solution series. So आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे 2014 के क्वेश्चन है यानी 2014 के EMT और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन है, क्लियर है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज गिवन इन द फॉर्म। दोस्तों जो फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका इनमें से कौन करेक्ट ऑप्शन या एक्सप्रेशन सही है। तो आइए मैं पहले आपको बता देता हूँ, अवगत करा देता हूँ फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो जो NI होता है दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो NI है दिस इज इक्वल टू GI डिवाइडेड बाय e⁻ EI माइनस म्यू बाई KT प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे GI डिजेनरेसी है, ith स्टेट का है, और EI एनर्जी है ith स्टेट का, म्यू केमिकल पोटेंशियल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। दोस्तों यहाँ पे अगर ये +1 है तो फिर ये क्या है, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप याद रख लें इसी में सिमिलर टाइप से, अगर यहाँ -1 रहता है दोस्तों, +1 के जगह क्या रहता है -1, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है, तो वो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो आप याद रखें, जरूरी नहीं है फर्मी इस बार पूछा है तो नेक्स्ट ईयर भी फर्मी पूछे, हो सके पूछ भी सके, लेकिन बोस आइंस्टीन भी पूछ सकता है। तो -1 यहाँ पे रहने पे वो बोस और +1 रहने पे फर्मी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप अपना देखना चाहेंगे तो ऑप्शन 3 आपको सही नज़र आएगा, NI इक्वल टू GI e⁻ EI माइनस म्यू डिवाइडेड बाई KT और ये +1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था दोस्तों ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर ए गैस ऑफ 3 पार्टिकल्स विथ 4 अवेलेबल स्टेट्स। दोस्तों अवेलेबल स्टेट्स कितना है, सॉरी GI इज इक्वल टू 4, कंसिडर 3 पार्टिकल्स मतलब NI कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, ठीक है। और GI डिजेनरेसी कितना है, 4 लेवल है, 4 है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इफ द गैस इज बोस आइंस्टीन, ठीक है। यानी कि बोसॉन्स के लिए यानी बोस आइंस्टीन गैस के लिए नंबर ऑफ स्टेट माइक्रो स्टेट बताना है। तो दोस्तों जो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जो बोस पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ NI एंड GI, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, सो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल NI 3 दिया हुआ है, अवेलेबल एनर्जी स्टेट 4 है यानी GI 4 हो गया, ठीक है। तो जो दोस्तों नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा इक्वल टू होता है पाई, दरअसल ये मल्टीप्लिकेशन को बताता है। जैसे कि हम लोग समेशन यूज करते हैं ओवर आई, तो ये सम को बताता है। उसी तरह ये जो है दोस्तों ओवर आई, ये क्या बताता है, मल्टीप्लिकेशन। यानी ये टर्म आई का वैल्यू 1 रखो, इतना 1 के साथ ये टर्म इंटू 2 के साथ ये पूरा टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक ही है हम लोग का, तो मल्टीप्लिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, वो डिफरेंट सिचुएशन में उसका यूज है। तो ये देखिए फार्मूला होता है NI प्लस GI माइनस 1 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी NI कितना है दोस्तों, NI 3 है और GI 4 है। उसको यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो NI के जगह 3 प्लस GI के जगह 4 माइनस 1 पूरा ब्रैकेट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI का फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, GI माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। आप ऊपर में देख सकते हैं कि ये 4 3 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो एक 3 फैक्टोरियल को नीचे में रहने दिया ताकि ये कट जाए, और एक 3 फैक्टोरियल को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया है 3:2:1 में। अब ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों 6 5 4 और नीचे 3:2:1, यानी नीचे में 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 और ये ऊपर का 6 कट गया, बचा 5 इंटू 4 यानी 20। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, ऑप्शन 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। इन ए क्वांटिटी ओमेगा मतलब
नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स विद एनर्जी ई डिफाइंड एज ओमेगा ई इक्वल टू 1/w इंटीग्रेशन डॉट 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 एच लेस देन ई dp1 dv1 डॉट डॉट dpn dvn। द टर्म w इज गिवन एज। दोस्तों w के जगह पे क्या होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है देखिए हमने उसको लिखा है, आप देख के बता सकते हैं w के जगह क्या होगा। देखिए w की जगह है n फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर 3n, तो w का वैल्यू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल एच टू द पावर 3n। ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स था, तो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, तो याद रखें इसको। गिब्स पैराडॉक्स को हटाने के लिए हम लोग n फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं और h3n डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट ऑप्शन है n फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर 3n। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 1 mole of an ideal gas at temperature T undergoes a free expansion which double its volume. The change in entropy is given है। ये चार्ज नहीं दोस्तों, चेंज है, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, n इक्वल टू 1। इनिशियल वॉल्यूम को मान लेते हैं v1 इक्वल टू v और फाइनल वॉल्यूम को मान लेते हैं 2v। दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा इंट्रोपी चेंज होता है वो होता है nr ln v2 बाई v1। n का वैल्यू 1 है दोस्तों, r को रहने देते हैं ln v2 2v बाई v, यानी कि v कट के कितना हो जाएगा ln 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि r ln 2, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा हमारा r ln 2। और दोस्तों जो r होता है गैस कांस्टेंट, उसको अपन n यानी कि एवोगाड्रो कांस्टेंट और k यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग r के जगह क्या लिख दिए, n के लिख दिए, तो यानी डेल्टा s कितना आ गया n के ln 2। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि n के ln 2 यानी कि ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 4 n के ln 2 इज द राइट वन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंटिंग वेक्टर s ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी ऑल नो s इक्वल टू e क्रॉस h। बहुत बार देख चुके हैं इसको हम लोग। ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर c एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर h दैट इज e बाई h हैज द डायमेंशन ऑफ, अभी अभी हमने बताया था आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, सो इट हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। The amplitude of electric field component of sinusoidal plane wave having impedance 377 ohm in free space is 20 volt per meter. The power per square meter carried by the wave is। तो अपने को कुछ दिया हुआ है और कुछ निकालना है। इसका देखिए हमने जो फार्मूला लगाया है या जो कंसेप्ट लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए गिवन है दोस्तों। एस इक्वल टू ई क्रॉस होता है, एस ई क्रॉस एच होता है क्योंकि इसी का वैल्यू होता है वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, तो यानी एस निकालना है। ई इंटू एच, ई बाई एच जेड होता है तो उसको ई बाई जेड लिख सकते हैं ई एच के जगह पे। ई बाई एच इज जेड, सो एच इज हाउ मच, जेड बाई नो ई बाई जेड, तो ये बन गया ये स्क्वायर बाई जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दोस्तों दिया हुआ था आई थिंक ई नॉट दिया हुआ था हम लोग को, और यहाँ पे जो ई है दोस्तों ये आर एम एस है। ठीक है, तो ये आर एम एस है, तो और ई नॉट दिया हुआ है, तो ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई आर इज इक्वल टू होता है √2 ई नॉट होता है। ठीक है, √2 टाइम ई नॉट, ई नॉट नो ई नॉट बाई √2 होता है, कितना होता है ई नॉट बाई √2, तो ई नॉट बाई अगर यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये ए नॉट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है ए नॉट, तो ई नॉट तो यानी 20 स्क्वायर और यहाँ पे 2 भी रहेगा एक, तो आप देख सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 से कट जाएगा 200,
तो 200/377 आएगा। गलत थोड़ा यहाँ बना है क्योंकि यहाँ एक 2 भी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 400 आ जाएगा 20 का स्क्वायर और नीचे 2 × 377। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर में इसको यूज कर लेता हूँ इस कैलकुलेशन को। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 400 डिवाइडेड बाय 2 × 377 यानी कितना आ रहा है 0.53 के आसपास आ रहा है। क्या हमारा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन आप देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन 1 जो है दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 1 जो है दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.53 वाट पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक क्या था वो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमने ERMS ले लिया था, जबकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी E0 दिया हुआ था। और जो इन जनरल फार्मूला में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों RMS वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो एम्पलीट्यूड यानी E0 दिया हुआ था, तो इसलिए हमारा गलत हो गया था, एक 2 का फैक्टर छूट गया था। तो होगा और फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 0.53, तो यानी 0.53 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटेंडेड एम्पियर्स लॉ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों जो एम्पियर्स का एक्सटेंडेड लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो इनमें से कौन है? तो आइए देखते हैं इसे। तो ये 2 है, लेकिन इसका थोड़ा एक्सप्रेशन देख लेते हैं शॉर्ट में। ओके, सो एम्पियर सर्किटल लॉ को फोर्थ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ फील्ड इक्वेशन भी कहा जाता है। एम्पियर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म इज ऑल्सो गिवन एज, यू कैन सी हियर, जस्ट वेट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है दोस्तों, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल टू μ0 I इनक्लोज या फिर कंडक्शन करंट। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोग जानते हैं दोस्तों। B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू होता है μ0H। तो μ0H, B को अगर यहाँ μ0H रखेंगे दोस्तों तो इधर का μ0 इधर का μ0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, लाइन इंटीग्रल H.dl इक्वल टू IC बचेगा सिर्फ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो करंट होता है दोस्तों उसको करंट डेंसिटी J.ds लिख सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू J इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी I/A होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग I को क्या लिख सकते हैं, J × A, और एलिमेंट लेंगे छोटा सा तो J.ds, और टोटल के लिए क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल इंटीग्रेट कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप स्टोक्स थ्योरम फर्स्ट इंटीग्रल में यूज करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल में अगर आप स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेगा, तो क्या बना देगा, कर्ल ऑफ H.ds, और इधर तो ऑलरेडी है सरफेस इंटीग्रल। अब देखिए इससे कंपेयर करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा कर्ल ऑफ H इक्वल टू J मिलेगा, बाकी ds ये इंटीग्रल कट जाएगा, यानी कर्ल ऑफ H इक्वल टू क्या मिला आपको, J मिला। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, अब अभी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम क्या हो रहा था। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब दोनों साइड अगर डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर H इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J। चूँकि दोस्तों डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0, सो 0 इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J। और आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डो रो बाई डो टी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0 ओनली व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। डाइवर्जेंस ऑफ J 0 तभी होगा दोस्तों जब ये डो रो बाई डो टी इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डाइवर्जेंस ऑफ J 0 पुट कीजिए तो क्या बचेगा, डो रो बाई डो टी इक्वल टू 0 बचेगा ना। इसका मतलब डो टी उधर चला गया अभी 0, मतलब डो रो इज इक्वल टू 0, मतलब रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि रो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी डाइवर्जेंस ऑफ J 0 हो सकता है। जब कर रहा है तब डाइवर्जेंस ऑफ J 0 नहीं हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया था। सो थोड़ा मैं थ्योरी भी दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए।
To include the situation when charge density is function of time, Maxwell suggested that the definition of current density is incomplete. He added an additional term to current density. With this modification, Ampere's circuital law in differential forms become. तो अब जो हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ था दोस्तों, वो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या बन गया, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू नॉट ओनली जे एज वेल एज टाइम डिपेंडेंट वाला फंक्शन के चलते भी एक करंट डेंसिटी होगा। जब चार्ज डेंसिटी टाइम का फंक्शन होगा तब भी एक करंट डेंसिटी होगा, उसको जे प्राइम मान लिया, वो भी ऐड होना पड़ेगा। दैट इज इक्वेशन 1। अब टेकिंग डाइवर्जेंस, नाउ टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड वी गेट। अब अगर आप देखिए टेकिंग करते हैं डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम, दिस इज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, so we will left with divergence of j plus divergence of j prime, so divergence of j prime equal to minus of divergence of j, यानी कि और माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे इज प्लस डो रो बाई डो टी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद कीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डो रो बाई डो टी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डो रो बाई डो टी इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ से अगर डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस डो रो बाई डो टी होगा, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस डो रो बाई डो टी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम जो आ गया दोस्तों, कितना आ गया, डो बाई डो टी ऑफ, और रो कितना होता है दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ डी के बराबर होता है। रो कितना होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी के बराबर, जहाँ पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है समझ रहे हैं ना, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है। अब ई होता है, ई जो होता है दोस्तों वो होता है डी बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया, यानी डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, इसीलिए हम लोग रो ऑफ टी की जगह डाइवर्जेंस ऑफ डी यूज किया है। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम इक्वल टू, यहाँ तो डिफरेंशियल और डाइवर्जेंस दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है, तो डाइवर्जेंस इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, तो डाइवर्जेंस को बाहर ले लें, तो डाइवर्जेंस ऑफ डो डी बाई डो टी हो जाएगा, डो डी बाई डो टी हो जाएगा, डाइवर्जेंस बाहर ले आए और डो बाई डो टी को अंदर कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डो डी बाई डो टी हो गया। अब अगर कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो आपको मिलने वाला है जो नॉन सिमिलर चीज़ है वो बराबर हो जाएगा, यानी जे प्राइम इक्वल टू डो डी बाई डो टी, इक्वेशन 2। दोस्तों इस तरह से हमारे पास जे प्राइम का वैल्यू निकल चुका है, हैंस द करेक्ट इक्वेशन इंक्लूडिंग द टाइम वेरिंग चार्ज डेंसिटी बिकम्स कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डो डी बाई डो टी, यानी कि हम लोग जो यहाँ देख रहे थे फर्स्ट टाइम में जब टाइम वाला फंक्शन को ऐड नहीं किया गया था तब कर्ल ऑफ एच सिर्फ जे आ रहा था, लेकिन साथ में एक जे प्राइम ऐड होगा और उसका हम लोग वैल्यू भी निकाल चुके, कितना है, डो डी बाई डो टी। तो कर्ल ऑफ एच इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, जे प्लस जे प्राइम, यानी कि डो डी बाई डो टी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यही एक्सटेंडेड फॉर्म है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट एक्सटेंडेड फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ का, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डो डी बाई डो टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी इज रिप्रेजेंटिंग, दोस्तों कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी जो है वो फेराडेज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन को। ये डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 018 का आंसर शो ऑफ कर रहा है, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 18 किधर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इम्प्लाइज द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, दोस्तों ये डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 का होना इस बात को प्रूव करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसका आंसर पहले ही हम डाल दिए हैं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the direction of propagation of electromagnetic wave is given by the direction of, दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर ई क्रॉस बी से डिसाइड होता है, लेकिन एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ई क्रॉस बी और बी इक्वल टू क्या होता है, मी नॉट एच होता है, तो मी नॉट एच रख दीजिए, तो मी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी ई क्रॉस एच से जो डायरेक्शन आएगा दैट इज सेम डायरेक्शन एज ई क्रॉस बी, ठीक है। तो 3 भी इसका सही आंसर हो सकता है, हो नहीं सकता, यही होगा, ई क्रॉस एच के ही यानी ई क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट करता है।
देखिए मैग्नीट्यूड में एच और बी में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन हैज़ द डायमेंशन ऑफ। दोस्तों इसका जो डायमेंशन होता है, अरे हाँ, यानी इम्पीडेंस होता है, ठीक है, मतलब जेड यानी कि ओम, रेसिस्टेंस के बराबर इसका यूनिट होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, याद रखें। दोस्तों ये अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन होता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और ऑफकोर्स इम्पीडेंस है तो यूनिट क्या होगा? ओम का होगा। तो इस तरह से जो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एच इन प्लेन वेव इज 1 एम्पीयर पर मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ई फॉर ए प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। तो एच का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू निकाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एच दिया है 1 एम्पीयर पर मीटर, ई निकालना है। तो दोस्तों जेड नॉट होता है वो ई बाय एच के बराबर होता है। और जो फ्री स्पेस है तो हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड होता है, दैट इज इक्वल टू ई बाय एच एंड दैट इज मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं कि ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपको जो है एच का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, एच का वैल्यू 1 दिया हुआ है। और रूट अंडर ये देखिए म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई 10 का पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10 टू द पावर -12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको जब आप पूरा को सॉल्व तो 1.419 10 का पावर 5, इसको फाइनली फर्दर सॉल्व करेंगे तो 376.81 वोल्ट पर मीटर, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। और अप्रॉक्सीमेटली इसको देखेंगे तो लगभग 370 वोल्ट पर मीटर यानी 377 के आसपास है। तो हमारा जो नियरेस्ट बेस्ट ऑप्शंस है, ऑप्शन है हमारा 1, दैट इज़ 377 वोल्ट पर मीटर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a coil of inductance 0.2 Henry and resistance 50 ohm is connected in parallel with a capacitor of 30 microfarad. The value of resonant frequency is। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पैरेलल एलसीआर सर्किट का है। और पैरेलल एलसीआर सर्किट जो है दोस्तों, उसमें जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसे इसमें सॉल्यूशन करने पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक मार्क्स टू ऑल होगा या फिर मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत होगी, आप उसको रीचेक कर लें। बाकी अब मैं आपको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है वो बता देता हूँ और फार्मूला बता देता हूँ। जो एल दिया है दोस्तों, इंडक्टेंस का वैल्यू 0.2 हेनरी दिया हुआ है, SI यूनिट में है। आर दिया हुआ है 50 ओम SI यूनिट में। सी 30 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालना है। पैरेलल एलसीआर सर्किट है दोस्तों, तो इसमें जो एफ आर का वैल्यू होता है वो होता है 1/2 पाई, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एल सी आर एल सब का वैल्यू मालूम है। तो इस फार्मूला में अगर आप पुट करेंगे और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरी शायद पता नहीं क्यों कैलकुलेशन शायद कहीं गलत हो गई और मुझे पता नहीं, थोड़ा आप रीचेक कर लें। आंसर जो आ रहा था मेरा वो 62.489 आ रहा था, मेरा आंसर 52 हर्ट्ज है। नियरेस्ट आंसर भी इसको अगर देख लेते हैं ऑप्शन, नियरेस्ट आंसर में भी आप 52 हर्ट्ज ही मार सकते हैं, क्योंकि अगर 62 आ भी रहा है तो आप देखेंगे कि नियरेस्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका 2 ही ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर मार्क्स टू ऑल होगा। मार्क्स टू ऑल नहीं होगा, ये नियरेस्ट 52 हर्ट्ज ही होगा। तो सारा वैल्यू रख के उम्मीद करते हैं आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोविड-19 से बचाए रहिए, सजग रहिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम तो होना ही है। बाकी मोटिवेट रहिए अपने आप से, क्योंकि दूसरे की मोटिवेशन ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, तो सेल्फ मोटिवेटेड होने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।